हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 स्पर्श भाग प्रथम के अध्याय 4 वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन के अभ्यास प्रश्न उत्तर की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने आपकी स्पर्श भाग प्रथम के अध्याय 1 से लेकर 3 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखे हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाकर उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। बाकी आपकी क्षितिज भाग प्रथम और कृतिका के समस्त अभ्यास प्रश्न मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखे हैं। वो सब क्लासेस भी आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है जो कि कुछ मौखिक प्रश्नों के रूप में है। दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों के अंदर दीजिए। पहला प्रश्न है, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? रामन भावुक, रामन है वो भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा, जो रामन जो व्यक्ति का नाम है चंद्रशेखर वेंकटरामन, वो रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? तो रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा एक वैज्ञानिक की भी जिज्ञासा रखते थे। क्या रखते थे? एक वैज्ञानिक की भी जिज्ञासा रखते थे। दूसरा प्रश्न, समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी दो जिज्ञासाएं उठी? समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी दो इच्छा या जिज्ञासाएं उठी? तो इसका उत्तर होगा, समुद्र को देखकर रामन के मन में दो जिज्ञासाएं उठी कि समुद्र के पानी का रंग नीला ही क्यों होता है, कोई और क्यों नहीं होता है। पहली जिज्ञासा क्या उठी कि समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है, और दूसरा यह प्रश्न उठा कि कोई और रंग क्यों नहीं होता है। ये दो प्रश्न रामन के मन में समुद्र को देखकर उठे थे। आगे बढ़ते हैं। रामन के पिता ने उनमें किन विषयों की सशक्त नींव डाली? तो रामन के जो पिताजी थे, उन्होंने रामन के अंदर गणित और भौतिक विज्ञान की सशक्त नींव डाली थी। ठीक है। अगला प्रश्न, वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन के द्वारा रामन क्या करना चाहते थे? तो रामन वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के द्वारा उनके कंपन के पीछे छिपे हुए रहस्य की परतें खोलना चाहते थे कि आखिर जब ये कंपन करते हैं तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, इस बात को वो जानना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं। सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की क्या भावना थी? तो इसका उत्तर होगा कि सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की भावना थी कि वह पढ़ाई करके विश्वविद्यालय के शिक्षक बनकर अध्ययन या अध्यापन और शोध कार्यों में अपना पूरा समय लगाए। वो क्या चाहते थे कि वो उस सरकारी नौकरी को छोड़ के विश्वविद्यालय के शिक्षक बन जाए और फिर अपना सारा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्यों के अंदर अपना टाइम वेस्ट करे और वहां से नई नई चीजों का इन्वेंशन करे। ये चाहते थे चंद्रशेखर वेंकटरामन। अगला, रामन प्रभाव की खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोरे ले रहा था? रामन प्रभाव, या आपने विज्ञान में पढ़ा होगा रमन प्रभाव, वही बात है। तो उस खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोरा ले रहा था? उस खोज के पीछे आखिर मकसद क्या था? तो रामन की खोज के पीछे का सवाल, आखिर समुद्र के पानी का रंग नीला ही क्यों है, यह सवाल क्या ले रहा था? हिलोरा ले रहा था। और इसी बात की खोज करते करते उन्होंने रमन प्रभाव की क्या दी? व्याख्या दी, या रमन प्रभाव का खोज की या उसके बारे में बताया था। कौन से प्रश्न के आधार पर? कि आखिर समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है, यही उनका वो प्रश्न था। और इसी प्रश्न के उत्तर की खोज करते करते उन्होंने रमन प्रभाव ज्ञात किया या रमन प्रभाव अपना प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया था? तो प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन महोदय ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। प्रकाश क्या है? अति सूक्ष्म कणों की एक तीव्र धारा के समान है। उन्होंने इन कणों की तुलना बुलेट से की और इन्हें क्या नाम दिया? इन्हें फोटोन नाम दिया। किसने बताया? ये आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की क्या है? एक तीव्र धारा के समान है। और उन्होंने फिर इन कणों की तुलना किससे की? बुलेट से की, और उन्होंने क्या नाम दिया? उन्हें फोटोन नाम दिया। अगला प्रश्न, रामन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बनाया? तो रामन की खोज ने पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं के बारे में खोज के अध्ययन को क्या बनाया? सहज बनाया या आसान बनाया। यानी जो रमन प्रभाव है, उस रमन प्रभाव की वजह से पदार्थ में मौजूद अणु और परमाणु के बारे में जो खोज है, उस खोज के अध्ययन को और इन्होंने सरल बनाने में क्या की? मदद की। अगला लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों के अंदर लिखिए। पहला प्रश्न है, कॉलेज के दिनों में रमन या रामन की दिल्ली इच्छा क्या थी?
कॉलेज के दिनों में रामन के दिल्ली का मतलब उसके दिल की इच्छा क्या थी? तो कॉलेज के दिनों में रामन या रमन की जो दिल की इच्छा थी वो थी कि वे नए नए वैज्ञानिक प्रयोग करें, पूरा जीवन इन शोध कार्यों के अंदर लगा दे। उनका मन और दिमाग दोनों ही विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए हमेशा बेचैन रहते थे। और उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ था। तो कॉलेज के दिनों के अंदर रमन की दिल की यही इच्छा थी कि वो ज्यादा से ज्यादा नए नए वैज्ञानिक प्रयोग करे, अपना पूरा जीवन इन शोध कार्यों के अंदर लगा दे। और हमेशा उनका मन और दिमाग दोनों ही विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए क्या रहते थे? बेचैन रहता था। वो उसी कार्य के अंदर लगे रहते थे। और उनका जो पहला शोध पत्र था वो फिलोसॉफिकल मैगजीन के अंदर प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की? वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रमन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की? तो रमन ने देसी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्रों का अध्ययन करके इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया है। जब उन्होंने भारत और विदेशी वाद्य यंत्रों के पीछे का जब अध्ययन किया, उस पर शोध किया और पता लगाया कि सभी प्रकार के जो वाद्य यंत्र है जब वो कंपित होते हैं तो उसी से क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। और जो पहले लोगों के बीच में जो अंधविश्वास या जो भ्रांति फैली हुई थी, झूठी बात कि जो विदेशी वाद्य यंत्र है वो भारतीय वाद्य यंत्रों की तुलना में बेहतर होते हैं, इस बात को इन्होंने गलत साबित किया कि सभी वाद्य यंत्र एक ही जैसे होते हैं, बस उनके बजाने के तरीकों में फर्क होता है। ठीक है। अगला, रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था? तो रामन भारत सरकार के वित्त विभाग में क्या थे? अफसर थे। एक दिन प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी ने रमन से नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद लेने के लिए क्या किया? आग्रह किया। यानी जो रमन है वो भारत सरकार के वित्त विभाग में क्या थे? अफसर थे। और एक दिन प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी, उन्होंने रमन से कहा कि वो ये वित्त विभाग की नौकरी छोड़ के कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद ज्वाइन कर ले। इस बारे में निर्णय लेना उनके लिए अत्यंत ही कठिन था, क्योंकि सरकारी नौकरी की बहुत अच्छी तनख्वाह, अनेकों सुविधाएं छोड़कर कम वेतन, कम सुविधाओं वाली नौकरी का फैसला लेना क्या था? उनके लिए काफी मुश्किल था। ठीक है। अगला, सर चंद्रशेखर वेक्टर रमन को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? सर चंद्रशेखर वेक्टर रमन को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? तो इसका जवाब होगा कि सर चंद्रशेखर वेंकट रामन को समय समय पर अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनमें सबसे पहले सन 1924 के अंदर रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई, यानी उन्हें रॉयल सोसाइटी का मेंबर बनाया गया। 1929 में उन्हें सर की उपाधि दी गई। फिर 1930 में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। इसके बाद रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक प्रदान किया गया। इसके बाद फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक मिला इनको, फ्रैंकलिन पदक मिला। उसके बाद सोवियत संघ का अंतरराष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार मिला। और 1954 में उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंद्रशेखर वेक्टर रमन ने अपने जीवन में कई उपलब्धियों को छुआ और इसके लिए उन्हें कई सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया और अंत में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। आगे, रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया, ऐसा क्यों कहा गया है? रामन को मिलने वाले जो पुरस्कार हैं उन्होंने भारतीय चेतना को क्या किया? जागृत किया, ऐसा क्यों कहा गया है? इसके पीछे कारण क्या है? तो रमन को समय समय पर मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत करने का काम किया। इनमें से अधिकांश पुरस्कार कैसे थे? विदेशी थे और प्रतिष्ठित भी थे, और वो भारतीय लोगों के लिए पाना बहुत ही बड़े सम्मान की बात होती थी। अंग्रेजों की गुलामी के दौर में एक भारतीय वैज्ञानिक को इतना सम्मान दिए जाने से भारत को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान मिला और लोगों को क्या मिली? प्रेरणा भी मिली। जिस समय अंग्रेजी शासन भारत के अंदर था, भारतीय जनता अंग्रेजों की गुलाम थी, उस दौर में एक भारतीय वैज्ञानिक को इतना सम्मान देना निश्चित रूप से भारत के लिए आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और गर्व की बात थी और लोगों के लिए ये प्रेरणा स्रोत के रूप में भी एक बात थी। ठीक है। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों के अंदर लिखिए। पहला प्रश्न है, रामन के
प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठ योग क्यों कहा गया है? रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठ योग क्यों कहा गया है? इसके पीछे कारण क्या है? तो उत्तर देखें, रामन के समय में शोध कार्य करने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल क्या थी? विपरीत थी। वे सरकारी नौकरी भी करते थे, जिस कारण समय का उनके पास क्या रहता था? काफी अभाव रहता था। परंतु फिर भी रामन फुर्सत पाते ही बहु बाजार चले जाते। वहां इंडियन एसोसिएशन फॉर दी कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में क्या करते? वो काम करते। और इस प्रयोगशाला में साधनों का अभाव था, लेकिन रामन काम चलाऊ उपकरणों से भी शोध कार्य किया करते थे। ऐसे में अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर अपना शोध कार्य करना आधुनिक कहा गया है, आधुनिक हठ योग कहा गया है। यानी रमन के साथ इतनी अभाव थे, इतनी मजबूरियां थी, और उसके पास उपकरणों की भी उपलब्धता नहीं थी, चीजों का अभाव था, न ही इतनी सुख सुविधाएं थी। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर सब कुछ क्या किया? ग्रहण किया और अपने विज्ञान के प्रयोगों को सफल बनाया। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? आधुनिक हठ योग ही कह सकते हैं कि ये बहुत ही हठी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उन्होंने आखिरकार अपनी हठ और इच्छा शक्ति के दम पर अपने लक्ष्य या मुकाम को हासिल कर ही लिया था। आगे, रामन की खोज, रामन प्रभाव या जिसे हम कहते हैं रमन प्रभाव, वो क्या है? स्पष्ट कीजिए। यानी रमन प्रभाव क्या है, यह आपको स्पष्ट करना है। यह आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा। जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से होकर गुजरती है तो उसके वर्ण यानी रंग में परिवर्तन आ जाता है। और एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल ठोस रवे से होकर टकराते हैं तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या फिर पा लेते हैं। दोनों ही स्थितियों में रंग में बदलाव आता है और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं रामन प्रभाव या रमन प्रभाव। मतलब जब भी प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस पदार्थ से होकर गुजरती है तो क्या होता है कि उसकी किरणों का जो रंग है उस रंग में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है, और इसे ही कहते हैं रमन प्रभाव। ठीक है। आगे, रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके? यानी रमन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में और कौन कौन से कार्य संभव हो सके वो हमें बताने हैं। तो रमन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में अनेक कार्य संभव हो सके। विभिन्न पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज तरीके से हो गया। रमन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया गया। रमन की तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देने लगी। अब पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण करना क्या हो गया था? संभव हो गया था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रमन प्रभाव की खोज से विज्ञान के कई और सारे अन्य आविष्कारों करने या उनकी खोज में बहुत ही ज्यादा सुविधा हुई और बहुत ही ज्यादा आसानी हुई, और वैज्ञानिकों ने इन्हीं रमन प्रभाव का उपयोग करके भविष्य में और कई सारी चीजों का क्या किया? आविष्कार किया या उनके बारे में पता लगाया। आगे, देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर डॉक्टर रमन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए। देश को वैज्ञानिक दृष्टि और वैज्ञानिक चिंतन प्रदान करने में वेंकट रमन का क्या योगदान था वो आपको बताना है। तो सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़कर वैज्ञानिक कार्यों के लिए जीवन को समर्पित कर दिया। उन्होंने रमन प्रभाव की खोज करके नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। बंगलोर में उन्होंने शोध संस्थान की स्थापना की। उन्होंने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। यानी बेंगलोर में जो शोध संस्थान है उसको रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान के लिए इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की, करंट साइंस नामक पत्रिका भी शुरू की, और प्रकृति में छिपे रहस्यों का उन्होंने क्या लगाया? पता लगाया। ठीक है। आगे, सर चंद्रशेखर डॉक्टर रमन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों के अंदर लिखिए। तो वेंकट रमन के जीवन से हमें सदैव आगे बढ़ते रहने का संदेश मिलता है। रमन ने संदेश दिया है कि हमें अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टि से करनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करना चाहिए, भले ही इसके लिए सुख सुविधाओं को त्यागना पड़े। इच्छा शक्ति से राह सदैव क्या हो जाती है? सदैव राह निकल आती है। भले कैसा ही कार्य मुश्किल या कठिन क्यों न हो, अगर व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति है
तो उसका कुछ ना कुछ हल सदैव निकल आता है। ठीक है, यही प्रेरणा मिलती है हमें वेंकट रमन के जीवन से। अगला, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है, उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इस कथन का आशय क्या है? तो जब सर आशुतोष मुखर्जी ने रमन से नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद लेने के लिए आग्रह किया, तब उन्होंने यह सहज रूप से स्वीकार किया, जबकि वे तनख्वाह और सुख सुविधा वाले पद पर क्या थे? कार्यरत थे, जो कि उन्हें प्रोफेसर रहते नहीं मिलने वाला था। इसे पता चलता है कि उनके लिए सरस्वती की आराधना या साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है, आगे, हमारे पास ऐसी न जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी है जो अपने पात्र की तलाश में है। तो इस कथन का आशय है कि हमारे आसपास के वातावरण में अनेक प्रकार की चीजें मौजूद है, जिनके रहस्य अभी तक क्या है? अनसुलझे हुए हैं। वो भी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश जो उनको वैज्ञानिक दृष्टि से देख सके, यानी वो भी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो उनको वैज्ञानिक दृष्टि से देख सके, उसका अध्ययन कर सके और उनके पहलुओं को क्या कर रहे? सुलझा सके। अगला कथन है, यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था। तो इसका आशय क्या है कि डॉक्टर रमन सरकारी नौकरी करते हुए भी बहु बाजार स्थित प्रयोगशाला में जाते थे। उस प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों और इच्छा शक्ति के द्वारा अपने शोध कार्यों को वो संपन्न करते थे। इससे लेखक ने अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण बताया है कि इतनी सुख सुविधाओं की अनुपस्थिति के बावजूद भी उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से वो सब चीजें हासिल कर ली वो ये चाहते थे। अतः उन्होंने अपने कार्यों की जो इच्छा शक्ति है उसे आधुनिक हठ योग की श्रेणी दी है। आगे, उपयुक्त शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रमन का पहला शोध पत्र खाली जगह में प्रकाशित हुआ था। तो रमन का जो पहला शोध पत्र था वो किसमें प्रकाशित हुआ था वो आपको बताना है। तो वो हुआ था फिलोसॉफिकल मैगजीन में। अगला, रमन की खोज खाली जगह के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। किसके क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, अगला, कलकत्ता की मामूली सी प्रयोगशाला का नाम खाली जगह था। तो इसका जवाब क्या होगा? तीसरे का जवाब था कलकत्ता की मामूली सी प्रयोगशाला का नाम इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस था। चौथी खाली जगह, रमन के द्वारा स्थापित शोध संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला, पहले पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। तो ये थी आपकी खाली जगह। आगे, भाषा अध्ययन से संबंधित प्रश्न है। नीचे कुछ समानदर्शी शब्द दिए जा रहे हैं जिनका अपने वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनके अर्थ का अंतर स्पष्ट हो सके। पहला है प्रमाण। तो मैं यह बात प्रमाण सहित कह सकता हूं। प्रमाण का मतलब क्या है? प्रूफ, सबूत। एक होता है प्रणाम, अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। इस प्रणाम का मतलब क्या होता है? आदर या सम्मान। ये धारणा, धर्म के प्रति हमारी धारणा बदलनी चाहिए। धारणा का मतलब हमारा जो विश्वास है, ठीक है, या हमारी जो इच्छा है वो। और एक होता है धारण, यानी हमें सदैव स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। धारण का मतलब होता है पहनना। ठीक है, अगला, पूर्ववर्ती। कई किले पूर्ववर्ती राजाओं ने बनाए थे, यानी पिछले वाले राजाओं ने, जो पहले हो चुके हैं उन्होंने बनाए थे। परवर्ती, परवर्ती का मतलब आने वाला। अब परवर्ती पीढ़ी ही देश की विकास करेगी, देश की रक्षा करेगी, यानी आने वाली पीढ़ी। और पूर्ववर्ती का मतलब जो पीढ़ी पीछे गुजर चुकी है वो बात हो रही है। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? पास्ट। और परवर्ती का मतलब क्या होता है? फ्यूचर। अगला, परिवर्तन। अब सृष्टि में अनेकों परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन का मतलब क्या है? चेंजेस। और प्रवर्तन, प्रवर्तन कार्यालय में जाना है। ठीक है, तो ये थे आपके अध्याय 4 के अभ्यास प्रश्न। आगे प्रश्न संख्या 2, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको विलोम शब्द लिखने हैं। पहला, सशक्त। सशक्त का क्या होगा? असशक्त। अस्थायी का स्थायी, ठोस का तरल, देसी का विदेशी, आकर्षण का विकर्षण। ठीक है, तो ये आपके थे विलोम शब्द। अगला, नीचे दिए गए उदाहरण में रेखांकित अंश में शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है सुख सुविधा। तो रोहन को सुख सुविधा में रहने की आदत है। फिर अच्छा खासा, मां ने अच्छा खासा खाना बनाया था। फिर प्रचार प्रसार, नेताजी
प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आसपास, हमारे आसपास हरियाली है। अगला, प्रस्तुत पाठ में आए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को निम्न तालिका में लिखिए। अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को लिखना है। तो अनुस्वार शब्द है अंदर, सदियों, असंख्य, रंग और निभ। ये आपके अनुस्वार शब्द है। ठीक है, जिसके ऊपर ये अनुस्वार, ये बिंदु है ना, ये अनुस्वार कहलाता है, ये अनुस्वार लगा हुआ है। फिर है अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक का मतलब जिनको बोलते समय नाक से हवा निकलती है। ढूंढते, पहुंचता, सुविधाएं, स्थितियां और वहां। ठीक है, ये कौन से शब्द है? अनुनासिक शब्द है। ठीक, अगला, पाठ में निम्नलिखित विशिष्ट भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। सामान्य शब्दों में इनका हास्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, विशिष्ट भाषा प्रयोग का मतलब कुछ अलग भाषा के शब्दों का उपयोग हुआ है, उनका आपको सामान्य भाषा के अंदर हास्य स्पष्ट करना है। पहला है घंटों खोए रहना। तो वैज्ञानिक अपने प्रयोगों में घंटों खोए रहते हैं, यानी घंटों घंटों समय तक बिजी रहते हैं। स्वाभाविक रुझान बनाए रखना, यानी लोग अपनी रुचि के अनुसार कार्यों में स्वाभाविक रूप से रुझान यानी जिज्ञासा बनाए रखते हैं। अच्छा खासा काम किया, इस भवन पर अच्छा खासा काम किया गया है, यानी बहुत अच्छा कार्य किया गया है। फिर हिम्मत का काम था, उसने बच्चे को बाढ़ में से बचाकर हिम्मत का काम किया, यानी कि हिम्मत का मतलब बहुत ही साहसी कार्य किया। सटीक जानकारी, हमारी अध्यापिका को अपने विषय में सटीक जानकारी यानी बिल्कुल एग्जैक्ट, बहुत ही अच्छी जानकारी है। काफी ऊंचे अंक हासिल किए, आजकल बच्चे बहुत ही ऊंचे अंक हासिल करते हैं, यानी बहुत ही अच्छे अंक हासिल करते हैं, बहुत ही ज्यादा। कड़ी मेहनत के बाद खड़ा किया, आज वह यह मुकाम कड़ी मेहनत के बाद खड़ा कर पाया है। फिर मोटी तनख्वाह का मतलब बहुत ज्यादा तनख्वाह, यह अफसर मोटी तनख्वाह पाता है। तो ये था आपके चैप्टर के आए अंदर कुछ विशिष्ट भाषा प्रयोग के शब्द थे और उनका हमने आशय स्पष्ट करते हुए वाक्य के अंदर प्रयोग किया है। अगला, पाठ के आधार पर मिलान कीजिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका हमें पाठ के आधार पर मिलान करना है। तो देखें, नीला का समुद्र, पिता का नींव, तैनाती का कलकत्ता, उपकरण का काम चलाओ, घटिया का भारतीय वाद्य यंत्र के बारे में बात की गई है, फोटोन का रव और भेदन का वैज्ञानिक। ये आपस में एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। अगला, पाठ में आए हुए रंगों की सूची बनाइए, इनके अतिरिक्त 10 रंगों के नाम और बताइए। तो 10 रंगों की सूची जो पाठ में आई है, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल। और इसके अलावा 10 और रंग, आड़ू नारंगी, गहरा आड़ू, उज्जवल हरा, एलिस नीला, सलेटी, ओलिवाइन, कांस्य, गुलाबी, किरमिज, ये सब क्या है? और रंग के नाम है। अगला, नीचे दिए गए उदाहरण ही का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाइए। राम के कारण ही यह कार्य संभव हो सका, तुम ही आकर ले जाओ, उस छात्र ने ही मोहन को मारा, गीता ही अकेली जा रही है, केवल वह ही जाएगा। तो यहां पर सभी के अंदर ही का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना था। तो इस प्रकार हमने अध्याय 4 के अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।